पास अस्पताल होना चाहिए, गार्डन्स होने चाहिए, सब दृष्टि से उनका जो नॉलेज है तो कई उन्हें ज़्यादा नॉलेज है और बहुत अच्छा नॉलेज है। तो मैंने गोविंद जी को बोला था, गोविंद भैया मेरा तो आना हमेशा का है कि रामदास साहब जिस दिन का टाइम देने वाले होंगे उसी दिन अपन उद्घाटन करेंगे। तो शनिवार किया था, फिर शनिवार का हमने सोमवार किया क्योंकि आपका रहना हमारे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि मैं राधा कृष्ण में हमेशा जाते रहता हूँ। आज शर्मा जी भी मिले थे मुझे रात में कार्यक्रम में। तो इसका विकास क्योंकि मुझे 6 विधानसभा समाज के आशिक हो एक गाँव में जो उनकी ख्याति है वो ख्याति के अनुसार इस हॉस्पिटल को हमें वो बनाने में उनकी पूरी साथ रहेगी। मैं तो आपके साथ ही हूँ। जैसा अभी आपने कहा कि सिटी स्कैन के बारे में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आशिक को राम मिलके वैसा भी मैंने ठहराया कि अपने में जो मुझे निधि चालू होगा तो 4 एरिया में 4 सिटी स्कैन की मशीन में ये कोऑपरेट में है, ये ग्राफ्टेड में देना है, ये कार्टून में देना है और ये के बारे में हम पौधा के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि जिस तरह का कोरोना में जो हालत हमारी थी किसी भी हमारे पीएचडी और सब हॉस्पिटल जो हमारे जिला मुख्यालय उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती। कल आदमी डॉक्टर के मोर्चे में था वहाँ भी मैंने कहा कि ग्रामीण की हालत बहुत खराब है, पूरे जिले में खराब है। सारे सीसी बनाने के लिए जो परेशानियां बीते समय हुई वो हमें कुछ ठीक नहीं लगा और सिटी स्कैन के लिए कई लोग नागपुर आए, नागपुर से वापस जाते जाते हमारे कई लोग बड़ी उनका निधन हो गया रास्ते में कोरोना से। ऐसी दुख भरी कहानियां हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखी हुई है। इसमें ये विकास होना चाहिए। अभी आशीर्वाद जिस मीटिंग में जा रहे हैं उसमें से अगर हमको बहुत पैसा दे सकते हैं वो पैसा भी हम इस्तेमाल क्या करेंगे। मैं आपको इतनी विनती करता हूँ कोई भैया जो बीच में थोड़ा नाम खराब हुआ है इसलिए आप गाँव जाके आशीष बाबू को हर गाँव के कार्यक्रम में आप बुलाएंगे, मेरा आने जरूरी नहीं। आशीष बाबू को मिला के पूरे 5 दिन की तरह से पौधा सब कार्यक्रम में बुला के कैंप लगा के ये हॉस्पिटल भी मुझे नागपुर के राधा कृष्ण हॉस्पिटल के समान बनना चाहिए। उसकी गारंटी है लेकिन हॉस्पिटल का नाम भी उसी तरह से खराब रहेगा और इस पूरे एरिया के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूंसी होगा के लिए एक नागपुर के रामदास के समान का हॉस्पिटल बनेगा। जैसे मैं कामना करता हूँ कि सारी व्यवस्था यहाँ पर है। आज डायलिसिस सेंटर आदरणीय उद्धव साहब भी हमारे देने वाले थे लेकिन उसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा था, उसके लिए रुक गया था। लेकिन आपने एक ही नेफ्रोलॉजी से ये फर्क देखिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट वाले को स्पेशल नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए था और यहाँ का नेफ्रोलॉजिस्ट और नागपुर का नेफ्रोलॉजिस्ट ये एक ही रहेगा। सिटी स्कैन के लिए जो रेडियोलॉजिस्ट रहेगा वो जैसे नागपुर के डॉक्टर अपने घर में बैठे कोरोना में कोई डॉक्टर अपने रेडियोलॉजी के सेंटर पे नहीं आता था, वो घर से सिटी स्कैन देखता था और वैसे रिपोर्ट ये रिपोर्ट बिल्कुल होगा। मेरे कई दोस्त रेडियोलॉजिस्ट है मैं जानता हूँ तो वो व्यवस्था यहाँ हो पाएगी। नागपुर का रेडियोलॉजिस्ट नागपुर से बैठे बैठे यहाँ का सब देखेगा और वो रिपोर्ट देगा। ये गवर्नमेंट में नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट वाला बोलेंगे मुझे नेफ्रोलॉजिस्ट भी चाहिए था, रेडियोलॉजिस्ट भी चाहिए था, इसलिए यहाँ का विकास और सरकारी अस्पताल का विकास नहीं हो सकता। ये हमारी बड़ी कहानी है और हम बोला भी दुख नहीं है क्योंकि जो हालात ग्रामीण की है बहुत गंभीर हालात है। कोरोना के समय में सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे ग्रामीण से मरे हुए हैं। शहर वालों में तो सारी व्यवस्था हो जाती है, अच्छा है कि मेडिकल कॉलेज में जो ध्यान रखा उसके कारण हमारे बहुत लोग बचे। उसी तरह का अच्छा काम आज ये योगीराज हॉस्पिटल के द्वारा इस राधा कृष्ण हॉस्पिटल जो भी चलाने को गया है उसके द्वारा होगा ऐसी मैं कामना करता हूँ। मेरे इस पूरे रास्ते में होगा आशुन जी की जनता से मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग इस अस्पताल का लाभ जरूर लें। जो भी अगर दिक्कतें आएंगी तो हम लोग बैठे हैं, अपने हॉस्पिटल है ऐसा समझ के सारी जनता ने इसका लाभ उठाएंगे ऐसी कामना करता हूँ। मैं आज ये पे रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
ठाकुर जी हमारे बीच में नहीं है, और हम एक विश्वास दिलाते हैं कि ठाकुर जी के द्वारा दिए हुए काम जब तक चांद और सूरज रहेगा, जब तक उनका काम बोलते रहेगा। ये हॉस्पिटल 2005 से 8 से चालू हुआ, 2013 में इसका इनाग्रेशन हुआ। अभी तक जितने भी हमको टीम मिली चलाने के लिए बराबर नहीं मिली। बाद में हम थक के राधाकृष्ण वालों से रिक्वेस्ट किए कि आप इसको रन कीजिए, लोकल में हो आप। उन्होंने उसको मंजूर किया और अभी 8 महीने हो गए ये अभी इसको रन कर रहे हैं, इसमें हमको संतुष्टि है। धन्यवाद, सबको बधाई हो और अधिक से अधिक लोग उसका फ़ायदा उठाएं, यही मेरी इच्छा है। सरपंच येथे आहे, मी त्याला रिक्वेस्ट करता की ते आपले संबोधन करणार। मी मंजुषा नितीन गेडाम गड ग्रामपंचायत नवरगाव सरपंच आहे। आपल्या ह्या हॉस्पिटलमध्ये ही जी सोय डायलिसिसची सोय केली, खूप चांगली सोय आहे लोकांसाठी। जे गोरगरीब आहे ते फार दुरून येतात, त्यामुळे त्यांची गैरसोय होते। नागपूरला जातपर्यंत त्यांना खूप उशीर होतो आणि त्यांच्या इच्छा इथे जवळच्या जवळ आणि खूप लोकांसाठी खूप चांगली एक सोय केली आहे, त्याबद्दल धन्यवाद। हमारे समाज की और हमारे राष्ट्र की चौथी हड्डी के अंदर मीडिया आती है, तो मैं मीडिया वालों का भी उनका पेपर का नाम, परिचय और उनका सुझाव ये चाहूँगा। दैनिक विदर्भ कल्याणचा पत्रकार आहे मी, दिलीप निकंठराव कुर्वे। आणि रामटेकला हे हॉस्पिटल झालं आहे, सर्वांसाठी खूप चांगलं झालं आहे, एवढंच बोलून। नथू गर्जाडे, लोकमत आणि लोकमत समाजाचे पत्रकार। योगीराज राधाकृष्ण हॉस्पिटलमध्ये आजपासून डायलिसिसची व्यवस्था झाली, हे येथील गरीब लोकांसाठी फारच छान झालं आहे। याच्या अगोदर लोकांना नागपूरला जा लागत होतं, जाण्यामध्ये त्यांचा वेळ आणि येण्यामध्ये वेळ आणि पैसा खर्च होत होता। आता हे खूप गोविंदरावजी पोद्दार साहेबांना खूप खूप शुभेच्छा देतो की त्यांनी ही छान व्यवस्था केलेली आहे। मी राहुल पेटकर, तालुका प्रतिनिधी आहे लोकमतचा। ग्रामीण भागामध्ये ही जी व्यवस्था झालेली आहे, अनेक रुग्ण म्हणजे सांगायचं असं की ग्रामीण परिसरामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये किडनीचे आजार चालू आहेत सध्या, आणि त्यामुळे त्यांना डायलिसिस ही अत्यंत आवश्यक अशी सेवा होती, ती या हॉस्पिटलने मिळवून दिलेली आहे। त्यामुळे खरंच या हॉस्पिटलचं खूपच अभिनंदन आहे। आणि या हॉस्पिटलमध्ये जे ट्रस्टी लोक आहेत त्या सर्वांनी अतिशय छान या ठिकाणी व्यवस्था केली आहे, त्याबद्दल त्यांना शुभेच्छा। धन्यवाद। मैं अनिल वाघमारे, दैनिक भास्कर रिपोर्टर और पब्लिक ऐप चैनल का रिपोर्टर हूँ यहाँ तालुका। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर जी कि योगीराज राधाकृष्ण हॉस्पिटल जैसे बड़े नाम का और जो बड़ी सेवा दे रहा है नागपुर में, वैद्यकीय फील्ड में जिसका बड़ा नाम है और अच्छी सेवा के लिए पहचाना जाता है, वो रामटेक में सेवा दे रहा है। इसके पहले रामटेक में सिर्फ रेफर सेंटर हुआ करता था। ग्रामीणों के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी और मैं चाहता हूँ कि सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध हो ताकि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी मरीज़ नागपुर रेफ़र करने की नौबत हम पर न आए। यहाँ का इलाका जो है वो आदिवासी गरीब इलाका है और उतना पेएबल कैपेसिटी नहीं है उनकी, और वो कैपेसिटी देखते हुए भी आप थोड़ा सा उसमें इजाफा दें और अच्छे से अच्छी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करा दें। मैं यही अपेक्षा आपसे व्यक्त करूँगा और आने वाले समय के लिए आपको मैं शुभेच्छा देना चाहूँगा। धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद रहना चाहिए। गलतियाँ यदि कोई स्टाफ करता है, हमारी नीति तो नहीं है, तो वो हमें ज़रूर बताए, उसको वो नहीं बनाए, क्या बोलते हैं, इश्यू ना बनाए। क्योंकि जहाँ स्टाफ रहता है, चाहे सरकारी स्टाफ हो या ट्रस्ट का स्टाफ हो, और ये ट्रस्ट तो 2 रूम से स्टार्ट हुआ है, भावना थी जब ही हुआ। आज रामटेक में हमको सबसे बड़ा सौभाग्य मिला कि भगवान राम के सामने हम सेवा कर रहे हैं। भगवान बुद्धा यहाँ पे है, भगवान महावीर जैन है, तो सभी धर्म के यहाँ पे यानी वो है अग्रणीय लोग हैं, और हम सब घुमा फिरा के मानवता के पुजारी है। आप सब हमें हमेशा सपोर्ट करें, मैं यही चाहूँगा। प्राध्यापक MD पाटिल पुणे से जीवनश्री प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर नागपुर में हमारे डायलिसिस के मशीन लगे हुए हैं, जीवनश्री डायलिसिस सेंटर। उसके बाद हमने रामटेक में डायलिसिस सेंटर खोला है। हमारा जो सहयोग रहा है, हमारा सहयोग श्री राधाकृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और गोविंद भाई पोद्दार जी से हमारा बहुत अच्छा
सहयोग और सहकारी मिल रहा है। और इनकी सहकारी में हमने यहाँ पर डायलिसिस सेंटर शुरू किए हैं। शुरू में अभी 2 मशीन हमने इंस्टॉल किए हैं, आगे चल के हम 5, 6, 10 तक करेंगे। इस तालुका में, नागपुर डिस्ट्रिक्ट के इस रामटेक तालुका में ये पहला डायलिसिस सेंटर है और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए ये अच्छी सुविधा मिले। और हमने यहाँ पर उसी दृष्टि से हमने डायलिसिस टेक्नीशियन है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, इनकी सारी हमने व्यवस्था की हुई है। और हम रिक्वेस्ट करते लोगों को अपील करते हैं कि यहाँ के रामटेक तालुका के सारे लोग यहाँ इस सुविधा का लाभ उठाएं। थैंक यू। हमारा सदैव सहयोग सहकार्य राधा कृष्ण हॉस्पिटल के साथ रहेगा। गोविंद पोदार जी है, उनके साथ रहेगा। उनके जो भी आदेश है हम उस आदेश का हम पालन करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं रतनलाल अग्रवाल नागपुर से, राधा कृष्ण हॉस्पिटल वाइस प्रेसिडेंट। आज रामटेक हॉस्पिटल, योगीराज हॉस्पिटल में डायलिसिस, जीवनश्री डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। आशा करते हैं कि यहाँ के रहवासियों को इसकी बहुत अच्छी से सुविधा और सेवा मिलेगी। अभी रतन जी अग्रवाल अपना पूरा व्यापार संभालते हुए रोज़ 2 घंटा फाइनेंस कंट्रोल करते। फाइनेंस है ना, बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। उसके बावजूद हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हैं वो रात दिन इस कार्य को संभालने के लिए आगे बढ़ाते रहते हैं और सब हॉनरी है। अब नारायण बाबू अग्रवाल। मैं नारायण दास अग्रवाल इस योगीराज हॉस्पिटल से जुड़ते के करीबन 10 साल हो गए हैं। श्रीमान छाबड़ा जी ने अपना जो अमूल्य योगदान देकर ये जो हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया, तो रामटेक वासियों और आजू बाजू के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अभी हमारे रामटेक के आमदार आशीष जी जायसवाल ने इस योगीराज हॉस्पिटल को पूर्णतया सहयोग करने का जो आश्वासन दिया, उससे उम्मीद करता हूँ कि योगीराज हॉस्पिटल राधा कृष्ण हॉस्पिटल के सानिध्य में आगे बढ़ता रहेगा, लोगों की सेवा करता रहेगा। मैं मनीष केडिया, चार्टेड बायोमेडिकल इंजीनियर। राधा कृष्ण हॉस्पिटल और योगीराज हॉस्पिटल, ये दोनों में जो मशीनें और फैसिलिटी मैनेजमेंट है वो मैं देखता हूँ। मेरे को बताने में बहुत खुशी होती है कि ये दोनों भी जगह में पूरे अति आधुनिक मशीनें और सेवाएं उपलब्ध है और जिसका देख रखाव समय समय पे बढ़िया तरीके से होता है। नागपुर के किसी भी और हॉस्पिटल के बराबरी में की मशीनें यहाँ पे लगी हुई है। धन्यवाद जी। ये बायोमेडिकल इंजीनियर है जो पूरी मेडिकल के अंदर लगने वाली मशीनें और इक्विपमेंट इसको मेंटेन करते हैं। आपको 20 साल 25 साल का अनुभव है और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके पास 10 इंजीनियर और है। इस प्रकार यहाँ की मशीनें टकाटक रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं हमारे बीट्स, जिसका वर्ल्ड के अंदर नाम है बीट्स इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि पिलानी में बिरला जी की है, वहाँ से आपने BE किया है और ये हमारे सीनियर मैनेजमेंट के अंदर सबसे है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अपना 2 शब्द गणेश जी बात। मैं हॉस्पिटल में मोस्टली सिविल वर्क्स, स्ट्रक्चरल वर्क्स, ऐसे जो काम रहते हैं उसके तरफ ध्यान देता हूँ, उसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ और वहाँ ध्यान देता हूँ। जैसे समय मिलता है वैसे हॉस्पिटल में ऑनररी सेवाएं देते हैं हम। और बाकी मैं काफ़ी करीबन 12-15 सालों से हॉस्पिटल्स में आना जाना रहता है, जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। बेसिक राधा कृष्ण हॉस्पिटल, योगीराज हॉस्पिटल का उद्देश्य सेवा है और हम सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम चाहेंगे कि सबसे लोगों की अच्छी से अच्छी सेवा कर सकें और इसके लिए हमारी टीम पूरी तैयार है और भविष्य में भी हम अच्छे से अच्छा कार्य करते हुए दिखाएं। आज योगीराज हॉस्पिटलमध्ये डायलिसिस सेंटर सुरू झालं आहे, त्याबद्दल आम्ही योगीराज हॉस्पिटलचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी रामटेक तहसीलमध्ये एक चांगला उपक्रम राबविलेला आहे आणि मनापासून शुभेच्छा देतो मी सर्व डॉक्टर लोकांना आणि इच्छा परिसरातील सर्व लोकांना। धन्यवाद। क्या है, अभी रामटेक और आजू बाजू में सबसे बड़ा आई सेंटर योगीराज हॉस्पिटल में, जगन्नाथ नेत्रालय के साथ जॉइंट वेंचर करके हमने यह सेक्टर चालू किया है। उसके MD शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है। आगे चल के जो 1000 ऑपरेशन फ्री में करना है तो उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें रहेगा। मैं उनका संबोधन
हॉस्पिटल के लिए और यहाँ की जनता के लिए चाहूँगा। नमस्कार, मैं महेश शर्मा जगन्नाथ नेत्रालय डिवीज़न को मैं ऑपरेट करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो गई है योगीराज राधा कृष्ण हॉस्पिटल के साथ में जुड़कर, और आज श्री राधा कृष्ण जीवन श्री डायलिसिस सेंटर का जो उद्घाटन हुआ उसके लिए भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और रामटेक परिसर और जहाँ जहाँ तलक राधा कृष्ण हॉस्पिटल जुड़ा है वहाँ तलक जहाँ तलक का आँखों संबंधी जो भी सेवा लगेंगी मैं मेरी ओर से उपलब्ध कराने की पूरा प्रयास करूँगा। और मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं सारे राधा कृष्ण हॉस्पिटल ग्रुप को। योगीराज हॉस्पिटल में दिन रात सेवा देने वाले मेडिकल डिपार्टमेंट सबसे पावरफुल होना, उसमें डॉक्टर मेश्राम यहीं 24 घंटा रहते हैं और अपनी सेवा देते हैं। और डॉक्टर मेश्राम साहब आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं और डायलिसिस मशीन के ऊपर कैसे सेवाएं देंगे और अन्य विभाग को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, इसकी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत मेश्राम है। मैं एमडी मेडिसिन हूँ और यहाँ पर मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट इमरजेंसी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन की सर्विस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं 24/7 के लिए। यहाँ हमारा रिसेंटली योगीराज हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट को चालू किया गया है। हम यहाँ मेडिसिन का इमरजेंसी मेडिसिन क्रिटिकल केयर मेडिसिन की सर्विस के साथ साथ डायलिसिस का जो यूनिट हमने चालू किया है, डायलिसिस यूनिट का जो भी पेशेंट जो हमारे पास इमरजेंसी डायलिसिस या फिर मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस इसकी जो सुविधा है हम यहाँ चालू कर रहे हैं आज से। इसकी सभी प्रकार की जो डायलिसिस का जो सेवा रहेगा जो नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर से और मेडिसिन डिपार्टमेंट के गाइडेंस से यहाँ पे इमरजेंसी डायलिसिस और मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस की सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। हमारे इस टीम में डॉक्टर मोहित दड़वेकर, आर्थोपेडिक सर्जन, जो कि एक्सीडेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, घुटने बदलना है या कोई भी आर्थोपेडिक सर्जरी करना है, वो भी यहाँ बराबर सेवाएं दे रहे हैं नित्य। मैं चाहूँगा वो संबोधन कर। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित दळवेकर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, रामटेक राधाकृष्ण योगीराज हॉस्पिटल इथे काम करतो। ॲक्च्युली इथे आम्ही इमर्जन्सी मेडिसिन, ट्रॉमा आणि हेल्थ केअर डिपार्टमेंटमध्ये काम करतो। तर इमर्जन्सी जी पण आली, ट्रॉमा जसं ॲक्सिडेंट झालं, ट्रॉमा झालं, फ्रॅक्चर्स नंतर रिप्लेसमेंट, या सगळ्या गोष्टी आम्ही इथे याच्यावर ऑपरेट करणं, इमर्जन्सी मॅनेजमेंट करणं, या सगळ्या गोष्टींमध्ये तत्पर आहे आम्ही। इथे आमच्याकडे ओ टी विभाग आणि हेल्थकेअर सिस्टीम एवढी स्ट्रॉंग असल्यामुळे आम्ही इथे जवळपास दर महिन्याला जवळपास 15 ते 20 ऑपरेशन चालू आहेत आमचे रोजचे। इवन रामटेकमधील पहिलं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी आम्हाला रामटेकमध्ये या शुक्रवारी पार पडली आणि एकदम सक्सेसफुली चांगली झाली। बस एवढं सांगायचं। आणि जर कुणाला लाभ घ्यायचा आहे तर कॉन्टॅक्ट करा योगीराज हॉस्पिटल राधाकृष्णला। श्री गोविंदजी पोद्दार सर यांच्या अथक प्रयत्नानंतर योगीराज राधाकृष्ण हॉस्पिटलमध्ये डायलिसिस सेंटर आणि 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये पहिला रामटेकचा सिटी स्कॅन सेंटर ओपन होत आहे। तरी रामटेकच्या सर्व पेशंट लोकांना आता रामटेक बाहेर जाण्याची गरज पडणार नाही। धन्यवाद। 25 जगह कियोस्क हॉस्पिटल की प्लानिंग कर रहा है। उसमें पहले हम बहुत पहले एक ही हॉस्पिटल कियोस्क के रूप में खोलेंगे, उसकी सफलता मिलने के बाद ही हम दूसरा खोलेंगे। तो हमने यहाँ पे पारसिवनी, चाचेड़, नगरधन और देवला पार्क, ये 4 स्पॉट का हम सर्वे कर रहे हैं, जहाँ पे ओपीडी डॉक्टर रहेगा और क्या बोलते हैं उसको, टेलीमेडिसिन यानी सैटेलाइट से जुड़ी रहेगी। वहाँ का डॉक्टर देखेगा और राधाकृष्ण हॉस्पिटल का या योगीराज का हेड डॉक्टर उसको देखेगा, जिससे उसको 100 किलोमीटर जाके इलाज नहीं कराना पड़ेगा। तीसरा, वहाँ पे नेत्रालय की ओपीडी रहेगी, वहाँ पे डेंटल की ओपीडी रहेगी, वहाँ पर मेडिसिन शॉप रहेगी, एम्बुलेंस रहेगी, एक्सरे मशीन रहेगी, फार्मेसी शॉप रहेगी। उसमें कोई चीज़ कम ज़्यादा हो सकती है। ये पहला प्रयास हम एक बार एक कियोस्क के माध्यम से करेंगे। उसमें क्या अड़चनें आती है, क्या असफलता सफलता आती है, उसके बाद में हम ये कियोस्क खोलेंगे। क्योंकि मेरी एमएलए साहब से बात भी है, वो आउट ऑफ वे अपने को सपोर्ट करने जा रहे हैं।
साथ में आशीष जी जायसवाल ने गारंटी दिया है कि जितना फंड्स यहाँ लगेगा, जितना फंड्स, वो पूरा फंड्स की व्यवस्था करने की जवाबदारी मेरी है। उसमें सबसे पहले सिटी स्कैन, उसी प्रकार आज हमारे खासदार साहब कृपाल तुमानी जी आए थे, दोनों रामटेक से है। दोनों ने कहा कि हम ये रामटेक के हॉस्पिटल को नागपुर के एक अच्छे हॉस्पिटल के कंपटीशन में देखना चाहते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। तो मैं प्रभु राधा कृष्ण से और योगीराज जी स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें आशीर्वाद के रूप में कार्य करने की सक्षमता देवे, वो विश्वास से हम ये विकास कर सके। यही कामना से आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। धन्यवाद। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पेस में जब वैज्ञानिक लोग जाते हैं तो उनको भी मेडिटेशन कराया जाता है। मेडिटेशन से हमको एक आत्मशक्ति मिलती है, उसी शक्ति से हमारे कार्य की शैली आगे बढ़ती है। आज के युग में हर आदमी को कोई ना कोई तकलीफ है और उस तकलीफ को हम मेडिटेशन के माध्यम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हर स्वामी जी लोगों का ध्यान कराने का एक माध्यम और तरीका हुआ करता था, और 12-12 साल की क्रिया भी की हुई है योगीराज जी ने। और एक जीव की प्रक्रिया है, वो तो कई सालों की थी, जिसमें स्वामी जी की जीव यहाँ तक आ जाती थी, छाती तक। ये क्या नाम था? खेसरी मुद्रा। ये आप गूगल में जाएंगे तो आपको मिलेगी। तो हम मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन सरल है कि ध्यान करो, और ध्यान क्या है कि हमारे सब विचार खत्म हो जाए और हम उस ध्यान की प्रक्रिया में जाने के पहले प्राणायाम होता है, और वो प्राणायाम की प्रक्रिया से हम ध्यान की ओर केंद्रित होते हैं। और ध्यान में हम कोई कार्य करना या नहीं करना, उसका भी इंडिकेशन आता है। सफ़ेद लाइट के रूप में, सूर्य की लाइट के रूप में जब सूर्योदय होता है, और काली लाइट के रूप में भी। तो काली लाइट यदि भविष्य में हमको काम करने के लिए आ गई तो वो काम नहीं करना चाहिए। ये मेरा अनुभव और अनेक लोगों का अनुभव आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। आपसे मीडिया कनेक्टिविटी करके आर्थिक, मानसिक, शारीरिक प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। तो संयोग की बात है, शनिवार हम लोगों ने जो अच्छी चीज आनंदित की है उसको हम लोग आपस में बांट के उसका आनंद कैसे ले, यह एक कार्य है। स्वामी योगीराज जी के बारे में मैं जितना भी बोलूँ कम है। आपके किए हुए कार्य, आज लक्ष्मी नारायण मंदिर रामटेक, स्वामी योगीराज राधा कृष्ण हॉस्पिटल रामटेक, नेचुरोपैथी सेंटर अमरकंटक में जगह है, जवाहर नगर में है, नागपुर में है, और अन्य जगह में जो भी स्थान है, उसको मंडला सबसे बड़ा स्थान है। तो इसको पर्यटक स्थल के साथ साथ वेलनेस हेल्थ का हम सेंटर कैसे बनाएं। परंतु जब तक हम एक कार्य में सफल नहीं होंगे हम अभी दूसरे कदम पे पैर नहीं रखेंगे, और ये सब मिली जुली कार्य होता है। अब मैं ध्यान की पद्धति की ओर हम जा रहे हैं। जो मैंने सीखा है, सबकी पद्धति में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। ध्यान की पद्धति एक ही है, प्राणायाम करते हुए ध्यान में जाओ, और ये बहुत सरल है। आप लोग कोशिश करेंगे, अपनी नासिकाओं पे दोनों अंगुली से हाथ रखेंगे। महिलाओं के लिए बाएं हाथ की अंगुली नंबर 1 कहलाएगी, महिलाओं के लिए, और जेंट्स लोगों के लिए दाएं हाथ की अंगुली नंबर 1 कहलाएगी। महिलाएं उल्टी चलेगी। मैं 1 नंबर बोलूँगा तो दायां हाथ पुरुषों के लिए होगा, नंबर 2 बोलूँगा तो महिलाओं का नंबर 1 होगा, और नंबर 2 दायां होगा। तो हम प्राणायाम को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सरलता में कह रहा हूँ कि मैं शिष्य हूँ, और एक शिष्य का कार्य होता है, चाहे पतंजलि का कार्य हो या योगीराज जी का कार्यक्रम हो, वो 1 से 2, 2 से 4 को सिखावे, और उसके बाद में ये विधि सबको डेवलप करना है। तो हम सबसे पहले नंबर 1 यानी आदमी लोग दाया इससे श्वास लेंगे और रोकेंगे, जितने सेकंड रोक सकते हैं। तो हम नंबर 1 यानी राइट हैंड से श्वास लेंगे, अंदर श्वास लेने के बाद उसको रोकेंगे जितना रोक सकते हैं, फिर धीरे 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 छोड़ेंगे। महिलाएं लेफ्ट हैंड से लेंगी, पुरुष लोग राइट हैंड से लेंगे। श्वास लेने के बाद उसको रोके
और धीरे धीरे छोड़ें। उसी प्रकार अब 2 नंबर से हम श्वास लेंगे, श्वास को रोकेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। नंबर 2 यानी लेफ्ट हैंड, पुरुषों का लेफ्ट हैंड तो लेडीज लोगों का राइट हैंड। लेंगे, श्वास रोकेंगे और श्वास छोड़ेंगे। स्वामी जी का ध्यान कक्ष है। स्वामी जी के इष्ट भगवान बाल राम जी हैं। बंदो बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुदम जपत जी सुदाम श्री राम जय राम जय जय। स्वामी जी का चरण पद कमंडल, इसको काम धन कर देते स्वामी जी, उसमें पैसे रखते थे। फिर जब करने के हो तो एक लाठी डंडा, उससे सागर रोक दिया स्वामी जी ने। जब स्वामी जी ध्यान करते थे तो जमीन से 1.5 फुट ऊंचा होता था। स्वामी जी जब ध्यान करते थे जमीन से 1.5 फुट ऊंचा होता था यहाँ ध्यान कक्ष में। स्वामी जी की उम्र 160 वर्ष है। 160 वर्ष। जब संत को दीक्षा होती तब उनका पुनर्जन्म होता है। माता पिता का शरीर नहीं रहता, संत का हो जाता है। उनके पहले के 60-70 वर्ष अलग है, ऐसे 210-220 वर्ष है। स्वामी जी के पहले गुरु कौशल्यादास जी महाराज कलकत्ता खमारपुर आश्रम, इनकी उम्र 604 वर्ष। कितनी? 604 वर्ष। भगवान फिर से लेना फोटो ले। 604 वर्ष पूछ। कलकत्ता के स्वामी जी भगवान दास जी महाराज स्वामी जी के पहले गुरु है। ये तारापुर के तो नहीं थे? नहीं, कलकत्ता खमारपाड़ा आश्रम। स्वामी जी के दूसरे गुरु कौशल्यादास जी महाराज रामटेक के, इनकी उम्र 260 वर्ष। इनसे वनस्पति बोलती थी, जहाँ ढूंढ ले बात कर देते। नागपुर से लांजेवार जी है, वो आए राम 204 वर्ष। नागपुर से लांजेवार जी आए थे यहाँ। उन्हें बताया मेरे को, स्वामी जी ने बताया, बोले क्या लोहे का सोना कैसा बनाना, एक चिट्ठी में लिख के देते बोले। वो चिट्ठी में देखना बोले, उन्हें मिले बोले भी स्वयं बताया उन्होंने। चिट्ठी में लिख के देते क्या सोने का लोहे का सोना कैसा बनाना, जड़ी बूटी लिख के देते। वो देख रहा दिख नहीं बोले। स्वामी जी के स्वामी कौशल्यादास महाराज के गुरु रामचंद्र दास जी महाराज, उनकी उम्र 350 वर्ष। दामोदर दास जी महाराज, संत टुकड़ो जी महाराज, स्वामी जी गौरशंकर महाराज, 4 महात्मा साथ में रहते थे एक साथ। स्वामी जी को दत्तात्रेय भगवान के दर्शन हुए थे। साक्षात नर्मदा माँ के दर्शन हुए थे स्वामी जी को। नर्मदा माँ ये मोगा कराना सर में वहाँ साथ में मोगा कराना है जी। राम जी के दर्शन, राम जी के लाखों महात्मा में एकाध महात्मा खेतरी मुद्रा करते हैं जी हाँ। जिन्होंने खेतरी मुद्रा की उनको इच्छा मृत्यु होती, मुझसे स्वामी जी थे। एक बार का प्रसंग है, स्वामी जी और वंदनी महाराज मोजरी में कार्यक्रम में गए थे। स्वामी जी उनको ध्यान का एक ध्यान की, उन्होंने एक रूम में गए, दरवाज़ा बंद कर दिए। फिर कुछ कारणवश दरवाज़ा खुल गया तो वंदनी महाराज के सेवक थे मोजरी में, बोलते स्वामी जी का खून हो गया, स्वामी जी का खून हुआ। ऐसे दौड़ते आ गए वंदनी महाराज के पास। वंदनी महाराज समझ गए स्वामी जी का खून तो होने लगा। फिर वंदनी महाराज जी आए, स्वामी जी को सवारे। स्वामी जी बच्चे डराते, बोले इतना योग नहीं करना बोले। यानी उनको खंड क्रिया खंड हो जाते पूर्ण। उनके जैसे स्पेयर हैं वो अलग अलग निकलते थे, सब हाथ पाँव अलग अलग। तो खंड टुकड़ो जी महाराज और स्वामी जी पिछले 3 जन्म से एक साथ में आते हैं। टुकड़ो जी महाराज को स्वामी जी मेरे राम मेरे भगवान कहते थे। एक बार मोजरी में स्वामी जी गए थे अंत्येष्टि में टुकड़ो जी महाराज के। स्वामी जी बोलते चाहूँ तो मैं 100 साल जी सकता हूँ, चाहूँ तो मैं 100 साल और जी सकता हूँ, लेकिन जीव तो किसके लिए जीव, मेरे राम है वो नहीं है। उनका पुराना 3 जन्म से साथ है स्वामी जी का, वंदनी महाराज के राम कहते थे। फिर स्वामी जी 11 महीने के बाद महानिर्वाण हो गए। एक छोटा सा हमें वो ताकत देवे कि संस्कृत पाठशाला का कार्यक्रम बहुत जल्दी चालू हो गया है, बहुत जल्दी आ रहे हैं इसी माह में। तो हमारे पास जो संस्कृत पाठशाला लगाते हैं वो पूरी विश्व के अंदर सबसे नंबर 1 है संस्कृत भारती, जिनकी हजारों शाखाएं फॉरेन में है और इंडिया में 1075 शाखाएं 2 साल पहले थी, जिसमें फॉरेन में 300 कितनी शाखाएं थी और 600 कितनी शाखाएं इंडिया में है। और उनके जो संस्थापक थे मेरे गुरु डॉक्टर रामबाबू पुजारी थे, वो अभी नहीं रहे, और अभी जो उसके अध्यक्ष है वो है डॉक्टर चमू जी शास्त्री, वो और पुजारी जी की सगी भांजी उनको दी भी। तो मेरे उनसे संबंध है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। दूसरा गोविंदगिरी जी महाराज जो यहाँ भागवत करने आए थे और
अपने घर में ही रुके थे 10 दिन, तो उनका भी संस्कृत पाठशाला में बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहता है। पर हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोर्स हो। नंबर 3 में स्वामी पुण्यानंद जी महामंडलेश्वर साहब जी है, वो भी ईश्वर की दया से घर पे रुकने का हम लोगों का सौभाग्य रहा है, तो वो भी संस्कृत पाठशाला कई जगह लगती है। तो हम रिकॉग्नाइज कोर्स के लिए यहाँ से जाने के बाद यहाँ मोबाइल लगता नहीं है, आज ही हम आपको क्या इसमें डेवलपमेंट होता है और क्या खर्च आता है और उसकी क्या व्यवस्था बनती है, ये सब मिलजुल के करने खास बात। इसमें क्या रहता है, जो सबसे बड़ा खर्चा रहता है वो खर्चा रहता है विद्यार्थी जो लोग आते हैं उनके रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था। उसके बाद में जो मास्टर लोग, आप क्या पढ़ाई किए हुए संस्कृत में? तो आप रामटेक में जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हो उनका अध्ययन क्या है, यानी उनका भी अध्ययन होता है। यानी अब मैं वो डिग्री नहीं जानता, उनमें भी शास्त्री में भी कई लेवल होते हैं, तो लिस्ट आप बना लीजिएगा और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। अब हम ज़्यादा सब इसको रखते हुए सब अपना अपना ध्यान लगावे और जितने देर का लगे लगा देंगे।